क्या आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्री है? 370 मिलियन जेन जी और यंग एडल्ट्स है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जेन जी का पॉपुलेशन भारत में है। 65% पॉपुलेशन वर्किंग एज में हो जाएगा अगले सालों में। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड या ये जो युवा पीढ़ी जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करेगी, ये हम 2055 तक इसका फायदा उठा सकते। लेकिन क्या हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड उठा सकते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअली एक डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन सकता है। आगे सुनिए क्यों। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया में 7 में से 1 इंसान मेंटल हेल्थ इश्यू से स्ट्रगल कर रहा है। और 15 से 39 साल के यंग एडल्ट्स में पता है सबसे बड़ा मृत्यु का कारण क्या है? सुसाइड या आत्महत्या। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्राइसिस क्यों हो रहा है, इसका हमारे बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारी देश और हमारी इकोनॉमी के पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान देके सुनिए और समझिए। पहले ये समझना जरूरी है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इंडिया में 1 करोड़ युवा है। 13 से 17 साल के बच्चे सीवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहे हैं। और ये सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है। 2030 तक मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि $6 ट्रिलियन जितना बोझा हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक बर्डन हो सकता है इतना बड़ा। क्यों? मेंटल हेल्थ की वजह से। किसमें? युवा पीढ़ी में। अब सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। मैं अपना नजरिया शेयर करूंगी एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर और अ पेरेंटिंग कोच। इसके 2 मेजर कारण हैं। पहला कारण है पेरेंटिंग, घर का वातावरण, और दूसरा कारण है बाहर का वातावरण जो हम माहौल बच्चों को दे रहे हैं। पेरेंटिंग में आज क्या हो रहा है? हमने देखा है कि पेरेंटिंग भी एक्सट्रीम स्टाइल में हो रहा है। एक तरफ पेरेंट्स या तो बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत ही मतलब डंडे मार मार के, बेल्ट ट्रीटमेंट दे के, धमका के, डरा के, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल और डिसिप्लिन से बच्चे बड़े कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे पेरेंट्स हैं जो जरूरत से ज्यादा छूट दे रहे हैं, बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं, इकलौता बच्चा है, उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, जिसको बोलते हैं परमिसिव पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग भी जो एक्सट्रीम होता है तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते हैं। पेरेंट्स की खुद की मेंटल हेल्थ का भी एक चैलेंज है। अगर पेरेंट्स खुद ही गुस्से वाले हैं, उनको खुद भी मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। वो बच्चों की जरूरतों को नहीं पूरा कर सकते हैं। पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए ये तो पता ही होना चाहिए, पर इसकी जगह पे क्या करना चाहिए इसकी जानकारी ही नहीं है। ऊपर से परिवार छोटे हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। हमारी सरकार तो कहती है कि महिलाओं को कह रही है वर्क फोर्स में जाओ, काम करो। आजकल मदर्स भी सब पढ़ी लिखी हैं, काम कर रही है, तो घर में बच्चे को देखने वाला है नहीं, परिवार छोटे हैं, माँ बाप दोनों स्ट्रेस में है और ये स्ट्रेस भी बच्चे पे निकलता है। एनवायरमेंट में क्या हो रहा है? आजकल सोशल मीडिया, स्मार्टफोन हर बच्चे के हाथ में आ गए हैं। इसकी वजह से सब जानते हैं कि बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, कंपैरिजन वगैरह बहुत हो रही है। बच्चों को आजकल परफॉर्मेंस प्रेशर भी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो कंपटीशन है, हर जगह पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गई है। बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा मिल रही है सोशल मीडिया की वजह से, पर वो इन्फॉर्मेशन समझने की क्षमता नहीं है उनमें। सोसाइटी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है, तो यही युवाओं में आज बहुत ज्यादा अकेलापन, लोनलीनेस भी बहुत हो रही है। मेंटल हेल्थ पे बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 2 मेन चंक्स है। अभी हम आगे बात करते हैं थोड़ा बहुत पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है। देखिए, रिसर्च बताता है कि पेरेंट्स जो पेरेंटिंग स्टाइल अपनाते हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर पे, उनके फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे जरूर पड़ता है। 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं: अथॉरिटेरियन, परमिसिव, नेग्लिजेंट और बैलेंस्ड। जब माँ बाप खुद ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं तो संभावना है कि वो खुद इतने डिसरेगुलेटेड हैं कि वो या तो बहुत ही ज्यादा बच्चों को कंट्रोल करते हैं, मारते पीटते हैं जैसे उनके माँ बाप ने किया था, या तो बहुत ही जरूरत से ज्यादा परमिसिव बन जाते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार से बच्चे को बड़ा करते हैं। और ये दोनों एक्सट्रीम स्टाइल सही नहीं है। बैलेंस्ड पेरेंटिंग बच्चों को चाहिए जिसमें एक सही मात्रा में डिसिप्लिन भी हो, कायदे भी हो और बच्चे की तरफ प्यार भी हो, 2 वे कम्युनिकेशन हो, जहाँ बच्चे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाता है, बट बच्चे को एक स्ट्रक्चर के अंदर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम दी जाती है। बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल रिसर्च के हिसाब से सबसे ज्यादा बच्चों में इमोशनल रेजिलिएंट बढ़ाता है। तो बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल करना बहुत जरूरी है।
आजकल पेरेंट्स काफी नेग्लिजेंट भी हो रहे हैं क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं, खुद के इतने स्ट्रेस हैं, मैरिटल इश्यूज हैं, पेरेंट्स में आज डिवोर्स और सेपरेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से भी बच्चों की मानसिक हालत पे असर पड़ रही है। ये बच्चे जरूरत से ज्यादा एंशियस बन रहे हैं या तो बहुत ही अकेले बन रहे हैं, उनको लोनलीनेस फील होती है और इमोशनल निग्लेक्ट भी फील होती है, उनको भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस होता है। माँ बाप आज पैसे से उनकी सारी जरूरतें तो पूरी कर पा रहे हैं बट बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि पेरेंट्स अपनी बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल अपनाएं, बेटर खुद के ऊपर कंट्रोल करें, खुद को बैलेंस में रखें ताकि बच्चे में हायर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और इमोशनल रेजिलियंस बढ़े। रिसर्च बताता है कि जो पेरेंट्स बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल अपनाते हैं उनके बच्चे बाकी बच्चों की कंपैरिजन में पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उनमें होती है, इमोशनल रेजिलियंस भी होता है। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि इसके क्या स्टाइल्स हैं और इसके रिसर्च के हिसाब से बच्चों पे क्या असर पड़ता है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगी। अब बात करते हैं बचपन के प्रतिकूल अनुभवों की या चाइल्डहुड ट्रॉमा की। ये वो अनुभव है जो बच्चे 0 से 18 साल की उम्र तक बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं। खास तौर पे बच्चों के साथ जब बच्चों का शोषण होता है, जैसे फिजिकल अब्यूज होता है, इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल अब्यूज होता है, भावनात्मक रूप पे इनका नेग्लेक्ट होता है या स्कूल में इनको बुलिंग होता है, उनको नाम दिए जाते हैं, उनका रैगिंग होता है, तो इन सब से बच्चों पे असर होता है। घर का वातावरण, अगर माँ बाप बहुत ज्यादा झगड़ रहे हैं, घर में मार पिटाई हो रही है, जॉइंट फैमिली में पॉलिटिक्स चल रहा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है, तो इन सब का भी बच्चों पे असर जरूर पड़ता है। माँ बाप की अगर खुद की मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हो, माँ बाप को अगर परेशानी हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, तो इन सब की बच्चे पे असर पड़ती है। आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं समझता है, बच्चा सब समझता है और बच्चा ये सारी चीजें अपने में कैरी करता है और इन सब चीजों का इम्पैक्ट सिर्फ बचपन तक नहीं रहता है, ये एडल्ट होने तक भी इसका इम्पैक्ट रहता है। बचपन के प्रतिकूल अनुभव या चाइल्डहुड ट्रॉमा से फिजिकल डिसऑर्डर्स का हायर रिस्क रहता है, क्रिमिनल बिहेवियर का रिस्क रहता है, ये बच्चे ज्यादा नशे की तरफ चले जाते हैं या खुद भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं या एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और ये बच्चे जब खुद पेरेंट्स बनते हैं और उन्होंने अगर ये चीजें अपने में हील नहीं की तो आगे जाके ये साइकिल कंटिन्यू होती है। सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज की युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है। रिसर्च ये दिखाता है कि 4 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकता है और ये डेटा हमारी खुद की अपनी रिसर्च का है जो मैं शेयर कर रही हूँ। ये भी दिखाता है कि सोशल मीडिया यूजेज की वजह से भी आज की पीढ़ी में ओल्डर जनरेशन की कंपैरिजन में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं कि ये सब चीजें बच्चे के बॉडी और ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट करती हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस और ट्रॉमा से बच्चे की नर्वस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो वीडियो आप डिटेल में जरूर देखिए, बट इन शॉर्ट में कहूंगी कि जब बच्चा ट्रॉमा से गुजरता है, जब बच्चे को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस है, मैंने जो कारण बताए उसकी वजह से, पेरेंट्स की तरफ से, घर के वातावरण से या एनवायरमेंट से, तो बच्चे का नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है और ये हमेशा ही हाइपर विजिलेंट, एंशियस, फाइट और फ्लाइट में रहता है, हमेशा लड़ने के लिए, भागने के लिए तैयार। और ये सिस्टम किस तरह से शांत रहना, किस तरह से रिलैक्स होना, खुद को हील करना, रिपेयर करना, ये समय सिस्टम को नहीं मिलता है। तो जब बच्चा क्रोनिक स्ट्रेस में होता है तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, जिसको हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। बच्चा हमेशा ही 24 घंटा ऐसे लगता है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। तो हार्ट रेट ज्यादा रहता है इन बच्चों का, इनका प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, इनका सांस फूलती है, शॉर्ट ब्रेथ होता है, मसल टेंस रहते हैं और ब्लड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स और कॉर्टिजोल रहता है। ये इसकी वजह से ये खा पी नहीं सकते, इनका डाइजेशन इफेक्ट होता है, या तो इनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इनडाइजेशन रहता है, इनकी नींद खराब होती है और बार बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम जब इम्बैलेंस हो जाती है तो इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होती है। दूसरा कि जब बच्चे छोटी उम्र से क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो इनके ब्रेन डेवलपमेंट भी असर पड़ता है क्योंकि बच्चे का ब्रेन धीरे धीरे फेज बाय फेज, स्टेज बाय स्टेज डेवलप होता है और जब ये डेवलपमेंटल स्टेज में अगर बच्चा क्रोनिक स्ट्रेस में रहेगा तो वो जो कॉर्टिजोल जो खून में भरा है, वो खून जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के नए न्यूरल पाथवेज नहीं डेवलप होते हैं। तो जो बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या क्रोनिक स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, वातावरण
की वजह से उनका मेमोरी सेंटर कम डेवलप होता है, उनका लॉजिकल रैशनल थिंकिंग ब्रेन कम डेवलप होता है और उनका जो फियर सेंटर है वो जरूरत से ज्यादा डेवलप हो जाता है। मतलब ये बच्चे छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, इंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर कोई भी उनको नशे वाला चीज दो तो वो इजीली एडिक्ट हो जाते हैं और इन बच्चों को फिर आगे जाके रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में हर जगह प्रॉब्लम होते हैं। या तो वो मार पीटते हैं, इंपल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, या तो बिल्कुल ही नम हो जाते हैं, अपने अंदर ही वो ऐसे क्लोज्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें रिसर्च बताती है। जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन शेयर किए ये सब पब्लिश रिसर्च के ऊपर आधारित है। हर एक स्लाइड में नीचे हमने सोर्स भी मेंशन किया है। मैंने खुद अपना डॉक्टरल रिसर्च इस पे किया है, 7 साल निकाले हैं रिसर्च करने में कि किस तरह से बचपन के प्रतिकूल अनुभव ब्रेन, नर्वस सिस्टम और बिहेवियर पे इम्पैक्ट करते हैं और यही चीज आज की युवा में देखी जा रही है और इसीलिए ये मेंटल हेल्थ इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो आगे हम देखें कि हम कर क्या सकते हैं एज पेरेंट्स। देखिए, एज पेरेंट्स और एज अ सोसाइटी हम बच्चों को एनवायरमेंट से तो बचा नहीं सकते हर बार। घर में भी अगर हमने अच्छा वातावरण दिया पर गारंटी नहीं है कि बाहर जाके कैसा एनवायरमेंट मिलेगा। तो हम इनके स्ट्रेस तो नहीं बंद कर सकते। जहाँ पे भी बच्चे बड़े होके जाएंगे उनको तनाव तो आएगा ही आएगा। अगर घर से नहीं मिला तो बॉस होंगे स्ट्रेसफुल, या तो फ्रेंड्स होंगे टॉक्सिक, या तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, कहीं ना कहीं तो उनको तनाव वाला वातावरण मिलेगा ही मिलेगा। तो एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? इनको इमोशनली रेजिलिएंट बना सकते हैं। इमोशनली रेजिलिएंट मतलब क्या? कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बच्चा अडेप्ट कर पाए, अपने डिफिकल्ट इमोशंस को मैनेज कर पाए और जब भी कोई फेलियर आए या कभी कोई तकलीफ आए तो उसमें से वो बाउंस बैक करे, वो वापस उठ के चल सके। तो इमोशनल रेगुलेशन सिखाना जरूरी है। इमोशनल रेगुलेशन मतलब क्या? बच्चा खुद अपनी भावनाओं को समझे, उसको कंट्रोल कर पाए और सिचुएशन के हिसाब से अपनी भावनाओं को मैनेज कर पाए, कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियसली भी। तो एज पेरेंट्स और एज अ सोसाइटी हमें फोकस करना है हमारी युवा पीढ़ी को और बच्चों को इमोशनली रेजिलिएंट बनाना और इमोशनल रेगुलेशन सिखाना। तो क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली? सबसे पहले हमें उनको वो तकनीकें सिखानी है जिससे नर्वस सिस्टम अपना जो डिसरेगुलेटेड है वो रेगुलेट हो जाए। बहुत सिंपल टेक्निक्स है जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, टीचर्स बच्चों को स्कूल में सिखा सकती हैं और हम हर जगह हर उम्र के बच्चों को सिखा सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम रेगुलेशन टेक्निक्स योगा में भी होती हैं, जैसे कि प्राणायाम है, सिंपल हमिंग है। अगर आप ऐसे सिंपल हमिंग 20-25 राउंड बच्चों को करवाओ, कोहेरेंट ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग करवाओ, चैंटिंग, रिलैक्सिंग म्यूजिक, मेडिटेशन, योग निद्रा, EFT टैपिंग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो पहला कदम ये टेक्निक्स बच्चों को सिखाना है। पेरेंट्स को खुद करनी है और बच्चों को भी सिखाना है। ये सारी टेक्निक्स स्कूल्स, कॉलेजेस में अगर सिखाई जाए तो छोटे बच्चे, जवान बच्चे, सब लोग अपनी नर्वस सिस्टम रेगुलेट करना सीख लेंगे। अगर नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो गई तो फिर दूसरा काम है माइंड और ब्रेन के प्रोग्राम्स ठीक करना। नेगेटिव बिलीफ्स और नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, दुख, पुअर सेल्फ वर्थ, टॉक्सिक शेम, एडिक्शंस, वायलेंट बिहेवियर्स, ये सारी चीजें जो प्रोग्राम से आती हैं, माइंड के जो प्रोग्राम से, मेमोरी से आती है, उसको भी हम बदल सकते हैं। इसकी भी टेक्निक्स हैं जैसे सेल्फ हिप्नोसिस है, योग निद्रा है, गाइडेड विजुअलाइजेशंस विद ऑटो सजेशंस है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम ये माइंड के प्रोग्राम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और आज इसके बारे में भी बहुत सारी रिसर्च हमने खुद पब्लिश की है और पब्लिक डोमेन में है। तो मैं यही कहूंगी कि बॉडी पे काम करना है, माइंड पे भी काम करना है। और एक और लास्ट चीज है जो मैं बताना चाहूंगी कि हाँ, बचपन के प्रतिकूल अनुभव या एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस समझो हमने ऑलरेडी बच्चे को हो गए हैं, मतलब हमने बच्चे को मारा पीटा है, बच्चे को ट्रॉमा ऑलरेडी है। बट रिसर्च ये बताता कि अगर हम पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस दे बच्चे को तो ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो सकती है। पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, PCEs पे अभी नई रिसर्च आई है जो बताती है कि ये जो PCEs है, 7-8 जो PCEs हैं, उनको अगर हम बच्चे की लाइफ में लाएं तो जो भी पहले के ट्रॉमास हैं, जो भी उनके ट्रॉमा की वजह से जो भी इनमें इम्बैलेंस आया है, वो ओवरराइट हो सकता है। PCEs मतलब क्या? पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, परिवार से फील करना कि मैं बिलोंग करता हूं। अगर मुश्किल टाइम में परिवार में बच्चे को सपोर्टेड फील होता है, कम्युनिटी ट्रेडिशंस में अगर बच्चा सोशली पार्टिसिपेट करता है, रिश्तेदारों को मिलता है, फैमिली फंक्शन में जाता है, स्कूल में भी बच्चा फील करता है कि आई बिलोंग, बच्चे के दोस्त हैं जो बच्चे को सपोर्ट करते हैं, कम से कम 1 या 2 ऐसे पेरेंट्स नहीं पर कोई एडल्ट्स हैं
जो बच्चे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे की भावना समझ रहे हैं, और घर में अगर एक भी एडल्ट ऐसा है जो बच्चे को सेफ और प्रोटेक्टेड फील करा सके, तो ये सारे अनुभवों से बच्चे के ट्रॉमा की इम्पैक्ट बहुत हद तक कम हो सकती है, ये रिसर्च बताता है। तो एज पेरेंट्स, हाँ, हमें ट्रॉमा तो देना ही नहीं है, पर अगर हम ट्रॉमा गलती से दे भी चुके हैं बच्चे को, तो आज से, अभी से ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या पीसीईस पे फोकस करना है, ताकि हम बच्चे को भावनात्मक रूप पे रेजिलिएंट बना सके, इनको स्ट्रांग बना सके। तो प्रैक्टिकली टू समराइज क्या कर सकते हैं? पहला, बच्चे के साथ कनेक्शन बनाइए। मैंने इस पर भी वीडियो डाली हुई है, कनेक्शन ओवर करेक्शन, जरूर देखिए। कनेक्शन बच्चे को पेरेंट्स के साथ भी फील करना है, समाज के साथ भी फील करना है। दूसरा, जो बच्चे से बिहेवियर चाहते हैं वो हमें रोल मॉडल करना है। सिर्फ बच्चों को ज्ञान नहीं देना है, खुद भी वो चीजें करनी है, चाहे नर्वस सिस्टम रेगुलेशन टेक्निक्स हो, चाहे अपने प्रोग्राम्स बदलने की टेक्निक्स हो, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। तीसरा, इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स भी खुद प्रैक्टिस करें और बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें। तो घर आके, ऑफिस से काम में थके हुए हैं तो भी घर आके 5 या 10 मिनट भी आप कुछ ऐसी टेक्निक्स कर सके जो बच्चे देखें आपको करते हुए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने खुद किया है, इसलिए कह रही हूँ। चौथा, अपनी खुद की मेंटल हेल्थ इश्यूज एड्रेस करें, क्योंकि अगर आप खुद डिप्रेशन में हो, आपको खुद एंजाइटी है, बाइपोलर है, या आपको खुद क्रोनिक स्ट्रेस है, तो स्वाभाविक है कि आप बच्चे की भावनात्मक जरूरतें या फिजिकल जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाओगे। तो खुद भी मेंटल हेल्थ पे जरूर काम कीजिए। पांचवा, पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दीजिए बच्चे को। जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए हैं वो बच्चे की लाइफ में, डेली लाइफ में इंटीग्रेट कीजिए। छठा, फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करवाइए। जो बच्चे खेल कूद करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, उनको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स कम होते हैं रिलेटिवली। सातवां, मेंटल हेल्थ पे बात नॉर्मलाइज कीजिए, फैमिली में भी बातचीत कीजिए, मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा कीजिए, बच्चे बड़े अगर थोड़े हैं तो, ताकि उनको भी आगे जाके कोई तकलीफ हो तो वो सेफली आपके साथ शेयर कर सके। इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए फियरलेस सेल्फ एक्सप्रेशन एनकरेज कीजिए। बच्चे को अपने मन की बात बताने दीजिए, बच्चे को खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने दीजिए, ताकि वो सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे अपनी बात बताने के लिए। चैलेंजेस दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखाइए। हेल्दी कनेक्शन बच्चे के साथ कीजिए, क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलिएशन नहीं। बच्चे को नीचा गिरा के, उसको इंसल्ट करके करेक्ट मत कीजिए, पॉजिटिवली करेक्ट कीजिए। इसके बारे में भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। बच्चे को गलती करने दीजिए, गिरने दीजिए, अपनी गलतियों से सीखने दीजिए, क्योंकि तभी आपका बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा, इमोशनली रेजिलिएंट बनेगा, आत्मविश्वास डेवलप होगा और दुनिया की सारी चुनौतियों का सामना कर पाएगा। तो मिस्टेक्स भी बच्चों को करने देना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर मिस्टेक्स में से क्या सीख मिली उस पर फोकस करना है। तो आज हमने देखा कि इंडिया की यूथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस में गुजर रही है, उसके क्या कारण है, इसके नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट हो सकती है, और हमें एज पेरेंट्स, एज कम्युनिटी क्या करना चाहिए। सामाजिक तौर पे भी हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो मैंने शेयर की है। अगर आप इस टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो मैंने एक बुक लिखी है, दिस बुक वोंट टीच यू पेरेंटिंग बट इट विल मेक यू अ बेटर पेरेंट। इसमें मैंने सारे नर्वस सिस्टम के सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक सिखाए हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। इसमें मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में भी बहुत ही विस्तार में बताया है, पेरेंटिंग बिहेवियर, सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स, और हर उम्र के हिसाब से क्या बच्चे की चैलेंजेस हो सकती है और आप किस तरह से बिना मारे पीटे पॉजिटिवली इन बच्चों की को डिसिप्लिन कर सकते हो। ये बुक हिंदी और गुजराती में भी ट्रांसलेट होके पब्लिश होने वाली है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो भी ये बुक आने वाली है। आपसे एक सवाल, आज के दिन में आप ये मेंटल हेल्थ चैलेंज या क्राइसिस के लिए क्या करोगे? एक चीज कमेंट्स में बताइए कि आप एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिटी क्या कर सकते हो ये युवा पीढ़ी के लिए। क्या आप उसकी लाइफ में वो एक एडल्ट बन सकते हो जो उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दे? क्या आप वो एक बच्चे को भी उसकी बात सुन सकते हो? क्या आप एक बच्चे के लिए वो पॉजिटिव एडल्ट बन सकते हो जिससे कि बच्चा इमोशनली रेजिलिएंट बने? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं अपनी तरह से यही वीडियोस बना के इस क्राइसिस को छोटी सी एक स्टेप से अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। आप क्या करेंगे जरूर बताइए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी।